दोस्तों, अगर आप भी मिडिल क्लास परिवार से आते हैं और एक अदद घर खरीदने की चाह रखते हैं तो आज के इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गंभीर मुद्दे पर जिसने हजारों मिडिल क्लास परिवारों के भरोसे को रौंद कर रख दिया। चलिए जानते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिडिल क्लास और लोअर इनकम फैमिलीज को सस्ता घर देने का सपना कैसे एक भयानक धोखे में बदल गया। दोस्तों, जिस स्कीम पर विश्वास करके सैकड़ों परिवारों ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा दी, ईएमआई भरते रहे, किराया देते रहे, उसके चलते आज भी उनके हाथ खाली ही हैं। न घर मिला न पैसा वापस, और वो बिल्डर जो कि बड़े बड़े वादे किया करता था वो अब जेल में है। ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है दोस्तों, बल्कि पूरे रियल एस्टेट सेक्टर में भरोसे की कमी का एक बड़ा उदाहरण है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूं गुरुग्राम की ओशन 7 बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर स्वराज सिंह यादव के उस कथित घोटाले के बारे में, जिसमें ईडी ने 69 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपकी भरोसेमंद होस्ट लता सिंह। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ये स्कीम आखिर थी क्या। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना यानी पीएमए के तहत गुरुग्राम में अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए। ओशन 7 बिल्टेक ने मिडिल और लोअर इनकम ग्रुप्स के लोगों को टारगेट किया। लोगों से वादे किए गए लॉफुल अलॉटमेंट के, टाइम बाउंड कंस्ट्रक्शन के और एक रेगुलेटेड सेफ प्रोजेक्ट के। लोग एक्साइटेड हुए क्योंकि सरकार की स्कीम थी, लगता था कि भरोसा किया जा सकता है। हजारों परिवारों ने बुकिंग कराई और पैसे भी जमा किए। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि ये सारे वादे हवा में उड़ गए। एक भी घर डिलीवर नहीं हुआ, प्रोजेक्ट अधर में लटके रहे और जो पैसा कलेक्ट हुआ वो कंस्ट्रक्शन पर लगने के बजाय कहीं और चला गया। अब बात करते हैं इस कहानी के कर्ता धर्ता पर, यानी स्वराज सिंह यादव की। दोस्तों, ये ओशन 7 बिल्टेक के प्रमोटर और डिसीजन मेकर थे। ईडी का कहना है कि यही पूरी की पूरी स्कीम के मास्टरमाइंड हैं और इनकी लिखी हुई स्क्रिप्ट के मुताबिक घर खरीदारों से इकट्ठा किए गए फंड्स को जानबूझकर डाइवर्ट किया गया। पैसा कई शेल कंपनियों के जरिए घुमाया गया, जिसमें केटीपी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल है। दोस्तों, ये लेयरिंग थी पैसा छिपाने और वैध दिखाने की। इसके बाद वही हुआ जो हर बार फ्रॉड के केसेस में होता है। इस पैसे को पर्सनल लग्जरी पर खर्च किया गया। हाई वैल्यू विला, होटल्स, रिजॉर्ट्स, लैंड और पर्सनल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज खरीदी गई और ये पूरी प्रॉपर्टी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में फैली हुई। चलिए अब आते हैं एक और चौंकाने वाली बात पर। दोस्तों, सबसे दिल तोड़ने वाली बात यह है कि जेन्युइन बायर्स के अलॉटमेंट को मनमाने तरीके से कैंसिल कर दिया जाता है। उन्हें डिफॉल्टर करार दे दिया जाता, जबकि वो ईएमआई भर रहे थे, फिर भी फ्लैट ज्यादा दाम पर किसी और को री अलॉट कर दिए जाते। दरअसल ये पूरा का पूरा एक प्लान्ड ऑपरेशन था, जहां बायर्स की मेहनत की कमाई को लूटा गया। दोस्तों, ईडी के मुताबिक ये पूरा का पूरा फ्रॉड 69.2 करोड़ रुपए के आसपास का था। ये फिगर और भी बढ़ सकती है क्योंकि जांच अभी जारी है। अब नजर डालते हैं इस पूरे के पूरे क्राइम की टाइमलाइन पर। 13 नवंबर 2025 को ईडी ने दिल्ली और गुरुग्राम में छापेमारी की। इन जगहों से 86 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल डिवाइसेस मिले। ठीक उसी दिन स्वराज सिंह यादव को अरेस्ट किया गया और वो भी अभी जुडिशियल कस्टडी में है। इसके बाद 5 जनवरी 2026 को 51.57 करोड़ रुपए की एसेट्स प्रोविजनली अटैच की गई। इसमें विला, होटल, रिजॉर्ट्स, ऑफिस स्पेसेस, लैंड और बैंक बैलेंसेस शामिल हैं। आखिरकार 9 जनवरी 2026 को दिल्ली की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल की गई। आपको बता दें कि ये केस दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस की कई एफआईआर्स पर आधारित है, जहां चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और फौजरी के आरोप। अब एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो जानते हैं। दोस्तों, बड़े रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स और लीगल स्पेशलिस्ट का मानना है कि ये केस अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में एक बड़ा वेकअप कॉल है। कई एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि पीएमए जैसी स्कीम में रेगुलेशन मजबूत होना चाहिए। एस्क्रो अकाउंट पर सख्त निगरानी, प्रोजेक्ट्स प्रोग्रेस की रियल टाइम मॉनिटरिंग और बायर्स के फंड्स को डाइवर्ट करने पर तुरंत पेनल्टी। एक सीनियर लीगल एक्सपर्ट्स तो यहां तक कह रहे हैं कि पीएमएलए का इस्तेमाल ऐसे केसेस में सही है क्योंकि ये महज एक धोखाधड़ी नहीं बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग है, जो कि पूरे के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को अंदर से खोखला करता है। वहीं होम बायर्स एसोसिएशन के लोगों का मानना है कि रेरा एक्ट के बावजूद ऐसे स्कैम हो रहे हैं तो सरकार को और सख्त कदम उठाने की जरूरत है, जैसे डिफॉल्टर बिल्डर्स की ब्लैकलिस्टिंग और बायर्स को प्रायोरिटी के बेसिस पर रिफंड देना।
दोस्तों, ये केस साफ बताता है कि अपने घर का सपना देखने वाले आम आदमी को कितनी सावधानी बरतने की जरूरत है। इस केस से हमें सीख मिलती है कि हमेशा चेक करें कि बिल्डर रेरा रजिस्टर्ड है या फिर नहीं, प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है या नहीं, और एस्क्रो में पैसा जा रहा है या कहीं और। दोस्तों, इस ताजा केस में प्रभावित परिवारों के लिए एक वाकई मुश्किल वक्त है। आज वो कोर्ट रूम्स में अकेले न्याय की उम्मीद लगाए धक्के खा रहे हैं, खाली फ्लैट्स देखकर निराश हो रहे हैं और अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स गंवाकर दुखी हैं। ईडी की कार्यवाही एक उम्मीद की किरण जरूर है, लेकिन दोस्तों, असली न्याय तब होगा जब बायर्स को उनका हक मिलेगा। फिलहाल जांच अभी जारी है और उम्मीद है कि आने वाले समय में और खुलासे होंगे, लेकिन हकीकत यह है कि आज की तारीख में ये घर खरीदार वाकई मायूस है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ऐसे स्कैम्स रोकने के लिए और क्या कदम उठाए जाने चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपके साथ भी ऐसा कोई स्कैम हुआ है तो हमें कमेंट करके जरूर हमारे साथ शेयर करें, और वीडियो अगर काम का लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।